तो इम्यून सिस्टम होता है द सिस्टम इन अवर बॉडी या एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी टू फाइट विद वेरियस डिजीजेस। बेटा बहुत सारे देखो, एक तो ये तो हो गया इम्यून सिस्टम, ठीक है। हमारे में एक होती है इनबॉर्न इम्यूनिटी। इनबॉर्न इम्यूनिटी का क्या मतलब है, अब तो बहुत सारे डिजीजेस हमें पता चलने लग पड़े जो एनिमल से, जैसे हमने यही कहा कोविड है, कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर होते हैं। बट जनरली हम ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे डिजीजेस है जो एनिमल्स को हो सकते हैं, जो प्लांट्स को हो सकते हैं, बट ह्यूमंस को नहीं हो सकते। so that is due to our genetic composition, ठीक है। उसको हम कहते हैं इनबोर्न इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। कि डॉग्स के डिजीजेस है, एंथ्रेक्स ऑफ बर्ड्स, या एंथ्रेक्स ऑफ एनिमल्स, पोल्ट्री, या हम कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस ऑफ पोल्ट्री, या बहुत सारे कैटल के डिजीजेस है जो उन्हें होते हैं हमें नहीं होते, और बहुत सारे डिजीजेस है जो हमें होते हैं उनको नहीं होते, ठीक है। अब ये कोविड जो है वो ह्यूमंस को हो रहा है या बैट्स को था, जैसा भी कहते हैं, अभी बैट से आया है, वट एवर इट इज। बट जो है ये हमारे आसपास कितने सारे जानवर रहते हैं, उनको तो नहीं है कोविड, ठीक है। तो इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म में इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है ड्यू टू जेनेटिक रीजन, ड्यू टू विच देयर आर स्पेसिफिक डिजीजेस फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। अब अगर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी ह्यूमन डिजीज के लिए उससे नहीं फाइट करता, तो हम कहते हैं अवर बॉडी इज ससेप्टिबल टू दिस डिजीज। so lack of immunity against certain diseases या antigens, that is called as susceptibility, ठीक है। immunology branch of science which deals with immune system, that is called as immunology। और इम्यूनोलॉजी के फादर क्या है, एडवर्ड जेनर। जनरली एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहते हैं, है ना, और वैक्सीनेशन इज ए पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इसलिए तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। इन्होंने क्या किया था, आपने इंग्लिश की बुक्स में शायद पढ़ा होगा, ठीक है। Yes, he discovered the vaccine for smallpox। और एक मुझे याद है कि हमारी इंग्लिश की बुक में तो हुआ करता था, आई डोंट नो कि आपकी, क्योंकि हमें साइंस में कम इंग्लिश में ज्यादा ये पढ़ाया था मैम ये 8th में पढ़ाया था शायद, आई डोंट रिमेम्बर कि किस क्लास में। 8th और 9th में, 9th में भी था ये। 9th में तो नहीं था, 8th में ही होगा शायद, अगर वही इंग्लिश की बुक थी। आपको तो साइंस में पढ़ाया होगा 9th साइंस में पढ़ाया है 9th में ना मैम, और उससे पहले भी 8th में भी था हमको साइंस में, हाँ डीएवी बोर्ड। साइंस में होगा, बट हमने तो इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ी थी, और वही मैं तुम्हें स्टोरी सुना देती हूँ कि स्टोरी की रियलिटी कि भाई एट दैट टाइम जो ये स्मॉल पॉक्स था, इट वाज एपिडेमिक और पेंडेमिक, आई डोंट नो, ठीक है, बट एपिडेमिक तो था, ठीक है। एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या फर्क है, एपिडेमिक इज द डिजीज रिस्ट्रिक्टेड टू, अगर वुहान एरिया में ही डिजीज होता तो हम उसको कहते हैं एपिडेमिक, ठीक है। बट ये अब बहुत सारे वर्ल्ड में फैल गया तो ये है पेंडेमिक। तो उस टाइम जब एडवर्ड जेनर, ही वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ठीक है, तो उस टाइम स्मॉल पॉक्स जो था वो एपिडेमिक था, ठीक है। उसने क्या देखा, बट ऑब्जर्वेशन आप ये देखेंगे जिसने भी चीजें डिस्कवर की उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होती थी, तभी वो चीज काम कर पाए। तो उन्होंने देखा कि जो मिल्क मेड्स है, जो गवाले लोग हैं, इन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। इनके स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले क्या होता था, फीवर, हाई फीवर, और छाले पड़ जाते थे सारे शरीर में। इन्होंने क्या देखा, जो मिल्क मेड्स है, गवाले हैं, उनको स्मॉल पॉक्स जैसा डिजीज होता है, थोड़े बहुत उनको छाले भी पड़ते हैं, थोड़ा बहुत फीवर भी होता है, बट वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मिल्क मेड्स है, अगर जो हम कहते हैं कि उनको स्मॉल पॉक्स हुआ है, उसने उसके माइक्रोब्स को चेक किया तो वो स्मॉल पॉक्स के नहीं थे, वो स्मॉल पॉक्स जैसे थे माइक्रोब्स। तो उसने कहा नहीं, इन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, इन्हें काउस के थ्रू काउ पॉक्स हो जाता है, एंड दिस काउ पॉक्स वायरस डज नॉट अफेक्ट द बॉडी ऑफ द ह्यूमन। थोड़ा सा इफेक्ट करता है, खत्म हो जाता है, बट इट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देता है काउपॉक्स का वायरस। वो स्मॉल पॉक्स वायरस जैसा दिखता है और हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है टू किल दैट वायरस। जो काउपॉक्स का वायरस कैटल से ह्यूमंस में आया, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो गया, उसने कुछ मेमोरी सेल्स बना दिए, और अगर स्मॉल पॉक्स का वायरस गया
तो वो मेमोरी सेल्स फटाफट से उसको खा जाते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करने का मौका ही नहीं देते, ड्यू टू विच पीपल बिकम्स इम्यून टू द स्मॉल पॉक्स। उसकी ये ऑब्जर्वेशन और एक ये थ्योरी थी। उसने कहा क्या किया जाए, ठीक है। उसने क्या किया, उसने सभी लोगों को कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं वैक्सीन ट्राई करना चाहता हूँ, वैक्सीन तो नहीं बट इससे आपको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। बट बहुत सारे लोग नहीं आते सामने बेटा। आजकल भी कौन से बहुत कम वॉलंटियर्स है जो कोविड वायरस की वैक्सीनेशन को ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो बट एट दैट टाइम आई थिंक 10-year-old बॉय है ना, जेम्स फिप्स, उसकी मदर जो है उस लड़के को लेके आई, उसने उसको समझाया होगा डॉक्टर एडवर्ड ने, ठीक है। तो हिज मदर बिकम्स रेडी। तो उसने, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, जो केटल थे उसके ऊपर जो छाले हुए थे ड्यू टू काउपॉक्स, उसमें से फ्लूइड निकाला, और जो जेम्स फिप्स जो लड़का था, 10 साल का लड़का था, उसकी बाजू में कट लगाया, और वहां पे वो जो लाइव जो था काउपॉक्स वायरस वो इंजेक्ट कर दिया। फिर उसने कहा कि इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा फीवर आया, थोड़ा सा डिजीज भी हुआ, बट ज्यादा नहीं हुआ। हफ्ते 10 दिन बाद फिर उसको बुलाया, एंड यू नो इट्स ए स्ट्रे, और यू कैन से वेरी करेजियस मदर, ठीक है। और उसमें 15 दिन बाद डॉक्टर ने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने, उसने लाइव स्मॉल पॉक्स वायरस लिया, एक पेशेंट के पस्ट्यूल में से उसने पस निकाली, ठीक है, वाटर निकाला, फ्लूइड निकाला, और वो लाइव स्मॉल पॉक्स वायरस जो है जेम्स फिप्स जो लड़का था उसमें इंजेक्ट कर दिया। एंड टू हिज ग्रेट जॉय, ठीक है, दैट बॉय डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ठीक है। फ्रॉम दैट द एक वैक्सीनेशन का एक स्टोन रखा गया भी, ऐसे भी वैक्सीनेशन ऐसे भी डिजीजेस से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। तो उस वो कैसे था वो हम आगे चल के आपको बताएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे तो ही डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ इम्यूनिटी, दो टाइप की इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड। इनेट का मतलब होता है बाई बर्थ, जेनेटिक। एक्वायर्ड का मतलब होता है आफ्टर बर्थ, जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर की। ये हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, वो इम्यूनिटी अगेंस्ट दोज डिजीजेस which are caused to other animals but do not affect us. So this is due to innate immunity. जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें उन डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं जो ह्यूमंस को हो सकते हैं। हमें जो है, जब when my daughter was born at PGI, ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स थे, बहुत सारे, सभी के आपके होंगे कि बच्चे को छींक आ जाए, हमें लगता था हाय कैसे आ गया, चलो जी। तो हमें पीजीआई में डॉक्टर्स ने कहा कोल्ड एंड कफ, जब बच्चा पैदा होता है उसे बहुत ज्यादा कंजेशन रहती है। सबसे ज्यादा उसको कौन से दो डिजीजेस होते हैं, एक तो पेट की प्रॉब्लम रहती है, एक उसे चेस्ट की प्रॉब्लम। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, बच्चे को कोल्ड कफ हो गया, बच्चे का पेट खराब हो गया। तो हम भी, बिकॉज सरीना माई डॉटर वॉज बोर्न प्री मेच्योर ड्यूरिंग एंड ऑफ 7th मंथ आई थिंक, ठीक है, तो हमें वो डर रहता था बिकॉज शी वॉज वेरी वीक, ठीक है। तो हम, और हमें लेके भी उसको पीजीआई ही जाना पड़ता था कहीं और नहीं। तो तब डॉक्टर ने क्या कहा कि जब तक छाती पूरी तरह कंजेशन ना हो जाए, उसको सांस लेने में तकलीफ ना हो, तब तक आपने हॉस्पिटल नहीं, मुझे नहीं, सभी को ही वो कहते थे। क्योंकि वो क्या रीजन था कि भाई अब इसको डिजीजेस होंगे तो धीरे धीरे इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। जब हम बहुत सारे एंटीजन, सांस के, खाने के साथ, सांस के साथ एंटीजन हमारे अंदर जा रहे हैं, कुछ एंटीजन थोड़ा बहुत डिजीज कर देते, कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्या हो रहा है, जब एंटीजन जाएंगे तब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। So development of the immune system after birth, when our body comes in contact with the specific antigens, that is called as acquired immunity. जो innate immunity है, ये 4 barriers की वजह से है, physical barriers, physiological barriers, cellular barriers and cytokine barriers, ठीक है। हम ये एक्सप्लेन करेंगे सब कुछ, बट पहले आप ये लिख लो जल्दी से। सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा इनेट इम्यूनिटी पे।
इनेट इम्यूनिटी का क्या है, पहले तो लिखो, दिस इज इनबॉर्न इम्यूनिटी, बाय बर्थ इम्यूनिटी, ड्यू टू genetic composition. It protects our body from various diseases which affect other animals or plants, but cannot cause any disease in humans. That is innate immunity. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, या हम कहेंगे दैट इज इट इज प्रोवाइडेड बाय इनेट इम्यूनिटी हमारे को किन किन चीजों से मिलती है या कौन से बैरियर्स है। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स। हम बेटा हवा अंदर ले रहे हैं नेजल पैसेज से, मुंह से हम खाना खा रहे हैं, खाने के साथ हवा के साथ बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में तो बहुत सारे एंटीजेंस हैं। एक डॉग छींक रहा है, खांस रहा है ना, उसका यूरिन भी हो रहा है जगह जगह, उसकी फीसेस भी है, ऐसे ही बर्ड्स की है, प्लांट्स के भी बहुत सारे बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, हम सब उनके कांटेक्ट में हैं, बट हमें वो डिजीजेस नहीं होते। हमारे मुंह से, हमारे नाक से, हमारे सेक्स ऑर्गन्स के पैसेज से, इन सब से जो है यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से, इन सब से माइक्रोब्स अंदर जा रहे हैं बहुत सारे, बट ये तो है नहीं कि हम हमेशा ही बीमार हैं। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग है वो उन माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है और या तो वो फीसिस के थ्रू बाहर निकाल देती है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थ्रू कफ इट कम्स आउट। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए फिजिकल बैरियर्स, इसमें लिख लो स्किन इन अवर बॉडी। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर्स में skin is impermeable to various antigens unless and until, बेटा स्किन के थ्रू कब एंटीजेंस अंदर जाएंगे, या तो किसी इंसेक्ट की बाइट से जाएंगे या फिर कोई इंजरी हो जाए, स्किन वहां से हट के ब्लड वेसल्स एक्सपोज हो जाए, तब इन्फेक्शन होती है। अगर कोई मच्छर मक्खी कुछ नहीं है, कोई हमें काट नहीं रहा, एक्टोपैरासाइट्स नहीं है, तो हमें स्किन के थ्रू कोई डिजीजेस नहीं हो सकती। ठीक है, स्किन इज इम्पर्मिएबल टू वेरियस एंटीजेंस, इट डज नॉट अलाउ foreign antigens to enter in our body until there is mosquito or bugs or flies bite, हाउस फ्लाई नहीं और भी बहुत सारी फ्लाइज होती है जो बाइट कर सकती है ह्यूमंस को, बाइट और टू इंजर्ड एरिया वेयर ब्लड वेसल्स या फिर हम कहेंगे ब्लड
gets exposed. Internal tissues gets exposed. तब जो है स्किन के थ्रू डिजीजेस हो सकते हैं. ठीक है जी. फिजिकल बैरियर्स में सेकंड आ जाएंगे mucous membrane of alimentary canal and respiratory tract. Traps antigens. एंटीजन्स होते हैं जो भी बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, जो एंटीबॉडी बना सके, उनको हम एंटीजन विच स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, उनको हम कह देते हैं एंटीजन. कमिंग विद फूड एंड एयर. These एंटीजन्स, इनका क्या होता है एंटीजन्स का? फैगोसिटाइज्ड. फैगोसिटाइज्ड का मतलब है उनको मार के खा जाना. तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत सारे फैगोसिटिक सेल्स हैं जो उनको खा जाते हैं या passed out by feces या along with feces. Passed out through cup. ठीक है जी. तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन का काम है. ये है फिजिकल बैरियर. एक है स्किन और दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन. नेक्स्ट आ जाता है बेटा फिजियोलॉजिकल बैरियर. नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. तो यहाँ पे लिख लो सेवरल केमिकल्स are secreted by skin. Several chemicals are secreted by the glands present in skin and mucous membrane. Skin and mucous membrane, which helps in disposal of foreign antigens. Which helps in disposal of foreign antigens. For example, HCl secreted by gastric glands. HCl secreted by gastric glands. It is highly concentrated. It kills the microbes coming with food. है ना. ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि HCl जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है वो डिल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, हाईली कंसंट्रेटेड है कि कुछ और फोर्थ चॉइस जो भी है. सो इट इज हाईली कंसंट्रेटेड.
ठीक है जी। अनदर इज सलाइवा, अनदर इज टीयर्स। ये दोनों क्या सिक्रीट करते हैं, ये आपको पता है कहाँ कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, दिस यू नो, बट दे हैव lysozyme which is bactericidal। बैक्टीरिसाइडल का क्या मतलब है, विच किल्स बैक्टीरिया। लाइसोजाइम कैसे एक्ट करता है, लाइसोजाइम हाइड्रोलाइजेस द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ देते हैं, और अगर किसी का बाहर का स्केलेटन ही टूट जाए, अगर हमारी स्किन उतार दे तो हम बचेंगे नहीं। ठीक है, लाइकवाइज लाइसोजाइम का भी अगर स्केलेटन उतार, सॉरी, लाइसोजाइम अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल को खा जाता है या उसको डिसॉल्व कर देता है तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा। ठीक है, अनदर इज सीरुमन। सीरुमन इज ईयरवैक्स। It traps dust particles and microbes entering in our ear. Cerumen or earwax. So these are physiological barriers. They prevent microbial growth. Physiological barriers prevents microbial growth. नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स जो है बेटा, इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं WBC। कौन से मेन WBC, मेनली पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसका क्या मतलब है, जिसकी न्यूक्लियस कई लोब है, मेनी लोब्ड न्यूक्लियस। और मेनली कौन से है इसमें, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। कौन से, दैट इज न्यूट्रोफाइल। न्यूट्रोफाइल, ठीक है, कौन से, PMNN न्यूट्रोफाइल। पहली बात तो these form 40 to 70% of WBC, means most abundant WBC कौन सा है, न्यूट्रोफाइल्स। Another is these are motile, fixed नहीं है, and can move from blood to tissues। ब्लड से लीक होके ये टिश्यूज में भी चले जाते हैं।
ठीक है. These are strong phagocytes. These are strong phagocytes, that is, they trap foreign microbes. They trap foreign microbes and digest them with the help of lysosomes. These are rich in lysosomes. Lysosomes में आपको पता है digestive enzymes होते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, they have short lifespan. जो न्यूट्रोफाइल्स है, they have short lifespan, that is few days. कुछ दिनों तक रहते हैं, 5 दिन 7 दिन इस तरह से, that is few days. इसको अंडरलाइन कर लेना. And thus are continuously replaced by cells of bone marrow. आपको पता है ब्लड सेल्स कौन बना रहा है? रेड बोन मैरो. तो ये कॉन्टिन्यूसली जो है पुराने मरते रहते हैं और नए जो है वो बनते रहते हैं. दीज आर कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस्ड बाय सेल्स ऑफ बोन मैरो. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लीजिए. न्यूट्रोफाइल्स मेनली टेक पार्ट इन inflammatory reaction. अभी हम करेंगे. They take part in मैम रिपीट. inflammatory reactions. They mainly take part in inflammatory. Inflammation होता है कहीं पे infection हो जाए तो न्यूट्रोफाइल सबसे ज्यादा आगे आते हैं. ठीक है जी. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, अनदर इज मोनोसाइट्स. अच्छा, एक यहाँ पे ये लिख लेना कि न्यूट्रोफाइल्स हैव मल्टी-लोब्ड न्यूक्लियस. जो मोनोसाइट्स है लार्जेस्ट WBC having kidney or bean-shaped nucleus. मोनोसाइट्स जो है लार्जेस्ट WBC है, having kidney or bean-shaped nucleus. They form 2 to 10% of total leukocytes. They form 2 to 10% of total leukocytes or WBCs. Their lifespan is 10 to 12 hours. Their lifespan is 10 to 12 hours. और ये बेटा they can leak out from capillaries. They can leak out from capillaries into tissues.
The process is called as diapedesis. The process of leakage of WBCs from the blood capillaries is called as diapedesis. Spelling? DIAPEDESIS. In the tissues, जब ये tissues में leak out हो जाते हैं, in the tissues, they fuse to form large cells. They fuse to form, मतलब मोनोसाइट्स जो है वैसे ही बहुत बड़े बड़े हैं, उसके बाद जब ये टिश्यूज में आ जाए फिर ये फ्यूज होके और बड़े सेल्स बना देते हैं, कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस. इन टिश्यूज they fuse to form macrophages. Both monocytes ब्लड में भी काम करते हैं और टिश्यूज में भी काम करते हैं. Both monocytes and macrophages are strong phagocytes. Ma'am, please repeat. Both monocytes and macrophages are strong phagocytes which are rich in lysosomes. Which are rich in lysosomes. मैक्रोफेजेस जो है बेटा, देखो मोनोसाइट्स मोटाइल थे, मैक्रोफेजेस आर फर्दर ऑफ टू टाइप, फिक्स्ड एंड मोटाइल. फिक्स भी हो जाते हैं वो टिश्यूज में जाके, या टिश्यू में घूमते भी रहते हैं. फिक्स्ड मैक्रोफेजेस एंड मोटाइल मैक्रोफेजेस. फिक्स्ड मैक्रोफेजेस फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा भी है, कफर सेल्स इन लिवर, alveolar macrophages in lungs. ये सब फिक्स्ड है. Then microglial cells in brain. Microglial cells in brain. Osteoclasts in bones. Osteoclast, blast में, clasts in bones. These are fixed macrophages. मोटाइल मैक्रोफेजेस को बेटा वेंडरिंग होते हैं जो इधर से उधर घूमते रहते हैं. मोटाइल और वेंडरिंग macrophages moves throughout the tissues. Move throughout the tissues. ठीक है, तो बेटा ये जो दो है ये मेन WBCs है which act as cellular barriers. उसके बाद लिख लिया बेटा ये सारे. यस मैम. मैम मोनोसाइट ब्लड में काम करते हैं और मैक्रोफेजेस टिश्यू में काम करते हैं. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, दैट इज WBC में एसिडोफाइल्स। वीक फैगोसिटिक, उसके बाद बेसोफाइल्स, these secrete histamine, serotonin, etc. and function in, plays role in allergic reactions and inflammatory reactions. Allergic and inflammatory reaction. तो ये है WBC। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा नेचुरल किलर सेल। NK cells are natural killer cells। ये क्या करते हैं बेटा, ये एक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं परफोरिन। सुनना है पहले ध्यान से, ये परफोरिन किस पे एक्ट करता है, फॉरेन एंटीजन्स पे, ठीक है, उनकी बैक्टीरिया की या वायरसेस की या फंजाई, वायरसेस तो नहीं हम कह सकते, बट बैक्टीरिया या फंजाई या प्रोटोजोन्स, उनके जो सेल्स है उसके बॉल में, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके होल कर देते हैं। और जब उसमें होल्स हो जाएंगे तो बहुत सारा पानी जो है उन माइक्रोबियल सेल्स के अंदर चला जाएगा। और फिर क्या होगा, जब बहुत सारा पानी चला गया, द माइक्रोबियल सेल्स बर्स्ट एंड गेट्स किल्ड। So this is the function of natural killer cells. लिख लो, these cells secrete the protein perforin. These cells secrete the chemicals, कह लो, the chemicals perforins. Which causes, या which produces holes, which produce holes in the plasma membrane of, in the plasma membrane of microbial cells. Microbial cells, due to which lot of water diffuses inside microbial cells, causing their bursting, 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 and then death. ये है नेचुरल किलर सेल्स का काम। मैक्रोफेजेस हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पायरोजन्स। देखिए, जो हमें, अगर हमें इन्फेक्शन हो जाती है तो हमें बुखार हो जाता है हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाती है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या होता है कि बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स या माइक्रोब्स जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ मैक्रोफेजेस जो है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। दे एक्ट एज पायरोजेंस। They accumulate in the hypothalamus, reset the hypothalamus, due to which our body temperature rises। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी टेम्परेचर कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। तो वो रीसेट करते हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो 100 तक अगर टेम्परेचर चला जाता है
तो वो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम का काम कर रहा है। तो क्या एट हाई टेम्परेचर आयरन फोलिक एसिड इज नॉट अवेलेबल टू बैक्टीरिया, हमारे सेल्स को मिल जाता है बट बैक्टीरिया को नहीं मिलता। ड्यू टू इन द एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर सेल वॉल, और अगर सेल वॉल नहीं मिलेगी तो बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे। इसी तरह हाई टेम्परेचर का इफेक्ट फंगल सेल्स और प्रोटोजोन सेल्स को, फंगल तो नहीं हम कहते बट प्रोटोजोन्स को भी किल करता है किसी तरह से, ठीक है, मेनली बैक्टीरिया का मैंने बताया। तो हाई टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री इज यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट इज किलिंग द माइक्रोब्स इन अवर बॉडी। बट अगर इससे ज्यादा 101 102 टेम्परेचर हो जाता है, माइक्रोब्स तो किल कर रहा है, इट्स ओके, बट उससे क्या होता है कि हमारे अपने सेल्स के एंजाइम्स जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, ड्यू टू विच अवर ओन मेटाबॉलिज्म गेट्स हार्म्ड या अफेक्टेड बैडली, ठीक है। तो इसलिए जब बहुत हाई टेम्परेचर हो तो हमें उसको लो करने के लिए वी हैव टू टेक मेडिसिन और सम मेडिकल सजेशन, ठीक है, वो हमें करना पड़ता है। बट अप टू 100 डिग्री इज यूजफुल टू अस इन ओवरकमिंग, क्या है, ओवरकमिंग इन्फेक्शन। तो लिख लो, पायरोजेंस आर फीवर generating chemicals. Pyrogens are fever generating chemicals. These are the toxins. Pyrogens क्या है? These are the toxins produced by pathogens. Pathogens means जिन्होंने disease किया है. These are the toxins produced by pathogens or the chemicals secreted by macrophages, or the chemicals secreted by macrophages in response to the pathogens. In response to the pathogen. Second point लिखिए. These pyrogens act on the hypothalamus. These pyrogens acts on the hypothalamus and reset our thermostat. Thermostat क्या है? Hypothalamus. And reset our thermostat. Reset our thermostat to higher temperature. To higher temperature. Full stop करके, this increases our body temperature. This increases our body temperature. Next point है, at high temperature, folic acid is not available to bacteria. Folic acid at high temperature या mild fever, at mild fever, folic acid is not available to bacteria, due to which its cell wall is not synthesized. Cell wall is not synthesized and thus bacteria gets killed. और इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है, स्लाइट फीवर या माइल्ड फीवर, नॉट स्लाइट बट माइल्ड फीवर causes activation of phagocytes. Mild fever causes activation of phagocytes, which helps in disposal of microbes. Which helps in disposal of microbes. So these are pyrogens. नेक्स्ट आ जाता है बेटा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन. मैम डिस्पोजल ऑफ माइक्रोब्स या पैथोजेंस. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी.
मैम आपने कहा कि जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए गए पैथोजन से वो भी पायरोजन होते हैं, तो मैम उनका इफेक्ट और जो हमारे केमिकल सीक्रेट हमारी बॉडी के थ्रू होते हैं, उनका दोनों का इफेक्ट सेम होगा? हाइपोथैलेमस में से सेम होगा, बाकी और तो मैम हम ये कह सकते हैं कि जो टॉक्सिन्स टॉक्सिन्स हमारे ऑर्गन्स को भी तो इफेक्ट करेंगे ना तब। यस मैम, और हम ये भी कह सकते हैं कि टॉक्सिन रीजन है हमारे ज्यादा हाई टेम्परेचर का, अबव 100। मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटा। मैम मतलब कि जो हमारे टॉक्सिन सीक्रेट हुए पैथोजेंस के थ्रू उनकी वजह से हाई टेम्परेचर, मतलब कि 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो, ये कह सकते हैं हम कि हाँ, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं बेटा। अगर ज्यादा इंफेक्शन हो जाए तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। अपनी तरफ से तो वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, बट एक्चुअल में क्या है, वो हमारी बॉडी को भी हार्म कर रहा है। यस मैम, ओके। इन्फ्लेमेशन होती है बेटा, कहीं पे इंफेक्शन हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंफेक्टेड टिश्यू। इसमें क्या होता है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ mast cells which secrete histamine। आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू पे मास्ट सेल्स होते हैं, उन्होंने क्या सिक्रीट किया, हिस्टामिन। इट डायलेट्स ब्लड वेसल्स इन इन्फेक्टेड टिश्यू। मोर ब्लड फ्लो, उस रीजन में ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे रेडनिंग है ना, जहां पे इंफेक्शन हो जाए वो पहले क्या हो जाता है, लाल सा हो जाता है, ठीक है। रेडनिंग ऑफ द एरिया, एरिया आपको पता है दैट इज इंफेक्टेड टिश्यू जहां पर है। उसके बाद है, इससे और क्या होगा, मोर लिम्फ फॉर्मेशन। मैम जब डायलेट करते हैं तब हम मतलब ब्लड फ्लो लो नहीं करते हैं। कौन बेटा, हिस्टामिन मैम जब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी डायलेट हो जाएगी ना बेटा, ब्लड प्रेशर तो थोड़ा कम हो जाएगा, बट उतना ही ज्यादा वहां पे ब्लड आएगा, ठीक है कि नहीं। ब्लड तो ज्यादा ही आएगा ना, पाइप खुली हो जाए तो ब्लड ज्यादा आएगा, बट ब्लड प्रेशर तो लो होगा ना। ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो हो जाएगा, हाँ ये तो है, ठीक है। बट कैपिलरीज है बेटा, ब्लड वेसल्स आर्टरीज जो है वो डायलेट करती, बट कैपिलरीज तो है ही है, उनसे मोर लिम्फ फॉर्मेशन। मोर लिम्फ फॉर्मेशन से क्या होगा, इससे क्या है, इट कॉजेज स्वेलिंग, ठीक है, रेडनिंग और स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा जो है इंफेक्टेड टिश्यू बेटा, secrete chemicals which attract phagocytic cells। बहुत सारे phagocytic cells आएंगे, they start phagocytosis of microbes
माइक्रोब्स की भी तो आर्मी है, ऐसा तो नहीं कि हम ही चाइना को मारते रहेंगे, चाइना के पास भी तो आर्मी है, तो नुकसान तो दोनों जगह होगा। ठीक है, वॉर बिटवीन फैगोसाइट्स एंड द माइक्रोब्स, killing of both microbes as well as phagocytes. ये जो है killed microbes and phagocytes form pus. और यहाँ पे एक pus formation stops after few days. धीरे धीरे क्या है कि ये मरने बंद हो गए, तो क्या है इसका मतलब है फैगोसाइट्स ने सभी माइक्रोब्स को मार दिया। तो इट मीन्स infection is overcome. अगर if pus is continuously formed, इसका मतलब है कि our immune system is unable to cope up with infection. Therefore, it has to be treated with antibiotics. अगर हमारा इम्यून सिस्टम फेल तो नहीं हम कहेंगे, बट वो पूरी इंफेक्शन को खत्म नहीं कर रहा है, तो हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी। दिस इज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। और लास्ट आ जाता है बेटा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स को हम क्या बोल देते हैं? एंटीवायरल केमिकल्स। These are called as antiviral proteins. Antiviral proteins, IFS भी बोल देते हैं इनको बेटा। कई बार इंटरफेरॉन्स को ऐसे भी लिख देते हैं। These are produced by viral infected cells, जो इन्फेक्ट हो चुके। ये देखो फिलैंथ्रोपी देखो इनकी, है ना, कि हम तो मरने जा रहे हैं बट हम अपने पड़ोसी सेल्स को बचा लें। These are produced by viral infected cells and acts on the adjacent healthy cells. They acts on adjacent healthy cells and protect them from viral attack. And protect them from viral attack. Can you please repeat the line? They are produced by viral infected cells, comma, act on adjacent healthy cells and protect them from viral attack. Theoretical चीज है ये, ठीक है, प्रोड्यूस जरूर होते हैं, बट हमने क्या देखा कि इंटरफेरॉन्स बहुत थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा हेल्दी सेल्स को नहीं बचा पाते। ठीक है, बट है जरूर है पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। बट अगेन हम जैसे अब हम कह देते हैं कि कुछ लोग कोविड से जो है वो बच रहे हैं और कुछ नहीं बच पा रहे अनफॉर्चुनेटली। ठीक है,
तो हो सकता है कईयों में ज्यादा इंटरफेरॉन्स बन रहे हैं, कईयों में इतने इंटरफेरॉन्स नहीं बन रहे। तो इम्यून सिस्टम इज वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, इज इट ओके? इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या बोला था इंटरफेरॉन्स के? These are also called as antiviral proteins. मैम ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है? नहीं बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं, ये पहले से ही है, जेनेटिक है। मतलब ये नहीं कि इस वायरस के लिए हमें ये प्रोटीन बनाना है, नहीं। वायरल इन्फेक्शन होगी तो ये जनरल प्रोटीन्स बन ही रहेगा। ये सब इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। मैम ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी फॉर एग्जांपल मदर को अगर कोई वायरल इफेक्ट हुआ और उसमें मतलब कि इंटरफेरॉन्स इतने नहीं सिक्रिएट हुए, बट मतलब आफ्टर उसकी मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन आई उसमें इंटरफेरॉन्स ज्यादा सिक्रिएट होने लगे जस्ट बिकॉज ऑफ वायरल अटैक, मतलब उससे एक तरह से एक फीडबैक मैकेनिज्म सा बन चुका था उस पर्टिकुलर वायरस के लिए। मे बी, इट मे बी, बट मुझे ना तो अभी इतनी नॉलेज है इस बारे में कि भी ये कैसे आगे भी कैसे इनहेरिट करता है। इंटरफेरॉन्स के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, और मुझे नहीं, इनफैक्ट वैसे भी इंटरफेरॉन्स में कम ही काम हुआ है। ओके मैम। मे बी पॉसिबल, आई डोंट नो। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैम ये इंटरफेरॉन किस चीज का पार्ट है? इंटरफेरॉन बेटा साइटोकाइन बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर की एग्जांपल आ जाती है इंटरफेरॉन। साइटोकाइन्स होते क्या है ये भी लिख लो। दीज आर द low molecular weight proteins. These are the low molecular weight proteins which stimulate or inhibit the proliferation होता है फैलना, डिवाइड होना, which stimulate or inhibit the proliferation and differentiation of immune cells, which stimulate या इनहिबिट। बेटा जब एक डिजीज खत्म हो जाता है तो इम्यून सेल्स को इनहिबिट किया जाता है, विच स्टिमुलेट और इनहिबिट द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्यून सेल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनहिबिट क्यों किया जाता है? बेटा जब हमारा डिजीज खत्म हो गया तो अगर इम्यून सिस्टम एक्टिव ही रहेगा, इम्यून सेल्स एक्टिव रहेंगे तो वो हमारे सेल्स को ही खत्म करेंगे। ठीक है, इसलिए उनको इनहिबिट करना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो लिख लो द इम्यूनिटी which is developed after birth, the immunity which is developed after birth when we come in contact with the antigens, when we come in contact with the antigen, that is acquired immunity. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्रॉपर्टीज। of acquired immunity. It is highly specific. It is, अच्छा पहले तो यहाँ पे लिख लो acquired immunity is by virtue of lymphocytes, है ये भी WBCC है, is by virtue of lymphocytes.
सेकंड आ जाता है बेटा देयर आर specific lymphocytes or specific antibodies produced by lymphocytes against specific antigen. वहां पे थे फैगोसाइट्स, कोई फॉरेन माइक्रोब आ गया, फैगोसाइट्स ने एक्ट करना शुरू कर दिया, नॉन स्पेसिफिक था। यहाँ पे दे आर हाईली स्पेसिफिक। नेक्स्ट आ जाता है क्योंकि स्पेसिफिक है, देयर आर large variety of antibodies against various antigens. तो डाइवर्सिटी है, बहुत सारी एंटीबॉडीज है अगेंस्ट डिफरेंट एंटीजेंस। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा, एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस कुछ प्रोटीन्स है जो सेल के सरफेस पे पड़े होते हैं, उनको हम कह देते हैं एंटीजेंस। तो हमारे सेल्स के ऊपर भी होंगे। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज रिकॉग्निशन फॉर सेल्फ and non-self antigen. It can discriminate between self and non-self antigen. और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टोर्स द मेमोरी of the antigen which once enters in our body. बेटा इसी बेसिस पे क्या बनता है? इसी बेसिस पे वैक्सीन बनती है। तो अब क्यों इसकी कोविड की वैक्सीन बनाने क्यों मुश्किल हो रही है बेटा? अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा कोविड का कौन सा पार्ट हम यूज करें, कौन सा प्रोटीन ऐसा हम यूज करें वैक्सीन में जिससे लाइफ लॉन्ग मेमोरी सेल्स बने। ठीक है, जैसे एक बार लेट अस से एक बार चिकन पॉक्स हो जाए, अगर हमें हो ही जाता है तो जो उसके मेमोरी सेल्स बनते हैं वो लाइफ लॉन्ग है, वो हमारी डेथ तक हमारे साथ रहते हैं। और दोबारा से अगर चिकन पॉक्स का वायरस अंदर जाता है तो ये मेमोरी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम एक्टिवेट करते हैं और वो इम्यून सिस्टम सारे का सारा बेचारे स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स के वायरस पे टूट पड़ते हैं और वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें कोविड की वैक्सीन में क्या मतलब है कि इसका अभी हमें ये नहीं, अगर वैक्सीन नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही कि अगर इसके मेमोरी सेल्स हम कोविड का वायरस का कौन सा ऐसा प्रोटीन यूज करें, कौन सा ऐसे एंटीजन पार्ट यूज करें which can induce our body to produce long lived antibodies. ठीक है, अभी ये हमें पता नहीं चल रहा है। मैम हाँ जी मैम, मतलब जो मेमोरी सेल्स बनते हैं वो एंटीजन के ही पार्ट का होते हैं? वो एंटीजेंस को खत्म, फॉरेन एंटीजेंस को खत्म, मेमोरी सेल्स नहीं खत्म करते बेटा, करते तो फैगोसाइट्स या बाकी के इम्यून सेल्स है, बट ये मेमोरी सेल्स इम्यून सिस्टम को एकदम एक्टिवेट करता है। नहीं तो होता क्या, आज हमारे में कोई गया, पैथोजन गया, ठीक है, पहली बार गया, हमारी बॉडी धीरे 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 उसको रिकॉग्नाइज करती है और जब तक उसको पता चलता है इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है
तब तक उस माइक्रोब का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है एंड वी गेट द डिजीज। ठीक है, बट अगर मेमोरी सेल्स पहले से हो तो उसे पता है कि ये एंटीजन आ गया है, उसे याद है, तो वो फटाफट से हमारी आर्मी को जगाता है और काम खत्म हो जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी हम ये कह सकते हैं कि एक्वायर्ड से इनमेट बेटे, इम्यूनिटी काम आती है। तो दोनों इकट्ठे ही करते हैं। नहीं मैम, एक्वायर्ड से इनमेट इम्यूनिटी आना, अगर ऑफस्प्रिंग में बोले कि एक्वायर्ड ट्रेट से इनमेट इम्यूनिटी आई, अगर मतलब जैसे कि ये एवोल्यूशन में आई होगी बेटा, एवोल्यूशन में हम कह सकते हैं, बट यस मैम, नहीं ना, प्रेजेंटली तो नहीं ना हम कह सकते कि एक्वायर्ड से इनेट आई, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, यस बट कोई भी पैथोजन जाता है तो दोनों काम करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी काम करती है और इनेट इम्यूनिटी भी काम करती है। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी और यू कैन से एडेप्टिव इम्यूनिटी। इज इट ओके? यस मैम, तो आज हम यहाँ यस तक, मैम। नेक्स्ट टाइम हम जो है वी विल डिस्कस अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे एंटीबॉडीज बनती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नाउ